नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। संस्कृत के व्याकरण की दुनिया में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इस प्राचीन भाषा की बनावट, इसका स्ट्रक्चर एक गणितीय कोड की तरह इतना सटीक और इतना खूबसूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भाषा ये सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, है ना? ये तो हमारे भावों और विचारों के लेन देन का एक जरिया है। और जब हम संस्कृत की बात करते हैं, जिसे देववाणी यानी देवताओं की भाषा तक कहा गया है, तो ये बात और भी गहरी हो जाती है। तो अगर किसी भाषा की आत्मा को समझना है, तो हमें कहाँ से शुरू करना होगा? बिल्कुल सही, उसकी नींव से, यानी उसके व्याकरण से। यही तो वो ढांचा है, वो स्केलेटन है, जो किसी भी भाषा को उसका असली रूप और मतलब देता है। संस्कृत में व्याकरण को व्याकरण कहते हैं। इसका मतलब है किसी भी शब्द को पूरी तरह से खोलकर देखना, उसकी जड़ क्या है, उसमें क्या जुड़ा हुआ है, मतलब एक एक हिस्से का पूरा एनालिसिस। और कमाल की बात यह है कि हजारों साल पहले पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में इस पूरे सिस्टम को एक तरह से कोड कर दिया था, बिल्कुल किसी कंप्यूटर एल्गोरिदम की तरह। यही वो चीज़ है जो इस भाषा को इतनी सटीक और साफ बनाती है। अच्छा, तो चलिए सबसे बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनियां, आवाजें। संस्कृत में इन्हें वर्ण कहते हैं। समझिए कि ये भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे ईंटें होती हैं ना किसी इमारत के लिए। और ये जो वर्ण है, ये मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक है स्वर, जिन्हें हम वावल्स कहते हैं, जैसे अ, आ, ई। और दूसरे हैं व्यंजन, यानी कॉन्सोनेंट्स, क, ख, ग, घ से लेकर ह तक। बस पूरी भाषा की जो इमारत है, वो इन्हीं दो तरह के वर्णों पर टिकी हुई है। तो जब ये स्वर और व्यंजन आपस में मिलते हैं, तो क्या बनता है? शब्द बनते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा यानी नाउन्स की। संस्कृत में हर नाउन की ना अपनी एक अलग पहचान होती है, जो दो चीजों से तय होती है, लिंग और वचन। अब ये देखिए, संस्कृत में दो नहीं बल्कि तीन लिंग होते हैं। जैसे बालकः मतलब लड़का, ये हो गया पुल्लिंग यानी मास्कुलिन। बालिका यानी लड़की हो गई स्त्रीलिंग फेमिनिन। और फिर है पुष्पम मतलब फूल, जो है नपुंसक लिंग यानी न्यूटर। भाषा की जो सटीकता है ना, वो यहीं से शुरू हो जाती है। हर चीज को एकदम साफ साफ बांटा गया है। और अब आते हैं एक बहुत ही अनोखी चीज पर। ज्यादातर भाषाओं में क्या होता है? एक वचन यानी सिंगुलर और बहुवचन यानी प्लूरल। लेकिन संस्कृत में एक और है, द्विवचन यानी डुअल। ये खासतौर पर सिर्फ दो लोगों या दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे बालकः मतलब एक लड़का, बालकौ मतलब ठीक दो लड़के, और बालकः मतलब दो से ज्यादा यानी कई लड़के। सोचिए कितनी गहराई है इस भाषा में। ठीक है, तो हमने नाउन्स की बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं वर्ब्स पर, यानी क्रिया पर। सच कहूं तो क्रिया किसी भी सेंटेंस का एक्शन इंजन होती है। यही हमें बताती है कि भाई हो क्या रहा है, कब हो रहा है और कैसे हो रहा है। संस्कृत में समय और भास को दिखाने के लिए लकार का इस्तेमाल होता है। और ये सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तो 10 अलग अलग मूड्स और टेंसेस का पूरा सिस्टम है। जैसे अगर कोई अभी पढ़ रहा है तो हम कहेंगे पठति, अगर वो पढ़ चुका तो अपठत, भविष्य में पढ़ेगा तो पठिष्यति, और अगर किसी को आदेश देना है पढ़ो तो कहेंगे पठतु। देखा, हर एक्शन के लिए एक सटीक समय और एक सटीक भाव। और यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है। संस्कृत में जो क्रियाएं हैं, जो वर्ब्स हैं, वो जेंडर न्यूट्रल होती हैं। मतलब क्रिया का रूप लिंग के हिसाब से नहीं बदलता। पठति का मतलब वह पढ़ता है भी हो सकता है और वह पढ़ती है भी। ये इस भाषा के स्ट्रक्चर की एक बहुत ही एफिशिएंट बात है। चलिए, अब हम भाषा के उन हिस्सों को देखते हैं जो वाक्यों में और ज्यादा डिटेल और कह सकते हैं एक तरह की स्थिरता लाते हैं। ये हैं विशेषण और अव्यय। पहले बात करते हैं विशेषण यानी एडजेक्टिव्स की। संस्कृत में एडजेक्टिव्स बड़े आज्ञाकारी होते हैं। मतलब वो हमेशा उस नाउन के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं जिसकी वो खासियत बता रहे हैं। जैसे अगर नाउन पुल्लिंग है बालकः, तो विशेषण होगा सुंदरः, सुंदरः बालकः। लेकिन जैसे ही नाउन स्त्रीलिंग हुआ, मान लीजिए नगरी, तो विशेषण भी बदलकर सुंदरी हो जाएगा, सुंदरी नगरी। और बिल्कुल वैसे ही अगर नाउन नपुंसक लिंग है, जैसे पुष्पम,
तो विशेषण भी बदलकर सुंदरम हो जाएगा। सुंदरम पुष्पम। देखिए, भाषा का हर हिस्सा एक दूसरे से एक लॉजिक के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तो एक तरफ जहां विशेषण हर बार बदल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ है अव्यय। ये वो शब्द है जो कह सकते हैं बड़े जिद्दी हैं। ये कभी नहीं बदलते। ये वाक्य में एक एंकर की तरह काम करते हैं, उसे एक ठहराव देते हैं। लिंग कोई भी हो, वचन कोई भी हो, सदा का मतलब हमेशा हमेशा ही रहेगा, और अधुना का मतलब हमेशा अभी होगा। ये फिक्स्ड है। तो हमने ये पूरा स्ट्रक्चर देखा है ना। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है। एक ऐसी भाषा जिसकी बनावट इतनी सटीक हो, इतनी गणितीय, इतनी लॉजिकल हो, वो अपने बोलने वालों की सोच पर, उनके थॉट प्रोसेस पर आखिर कैसा असर डालती होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने में वाकई मजा आएगा।